नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय हो चुका है। कल शाम 5 बजे आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये इन्विटेशन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देवेंद्र फडणवीस के नाम का है। महायुति ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों महायुति के नेताओं के बीच बैठक चल रही है मुंबई में। ठीक 3:30 बजे ये बैठक शुरू हुई और महायुति ने अपना समर्थन, यानी कि एकनाथ शिंदे ने और अजित पवार ने अपना समर्थन दे दिया है। राज्यपाल को, महाराष्ट्र की राज्यपाल को समर्थन चिट्ठी भी थमा दी गई है। मंत्रालय बंटवारे पर भी बात हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री 2 होंगे, ये भी फिक्स है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। डील पक्की। लेकिन अब आगे क्या? एक लाइन याद आ रही है देवेंद्र फडणवीस के इस इन्विटेशन कार्ड को देखकर कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। आपको याद होगा उनका बयान। पंकज जी, आपको भी याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने जब सदन में ये कहा था। अब आगे क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि देवा भाऊ मुख्यमंत्री तो बन गए। बिल्कुल, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और ग्रैंड होगा। 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा दूसरा स्टेज होगा जिसपे देश के तमाम साधु संत होंगे। वो ये साबित करेगा कि भारत की जितनी सनातनी शक्तियां हैं वो अपना आशीर्वाद देने देवेंद्र फडणवीस को आई है। तीसरा स्टेज होगा जिसपे अलग अलग राज्यों के कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। वो ये साबित करेगा कि सांस्कृतिक रूप से भारत एक है और भारत की जो पारंपरिक संस्कृति है वो महाराष्ट्र की धरती पर है। महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र, वो सबको एक साथ पिरोकर रखने की क्षमता रखती है। तो सिर्फ ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, ये आगे भारत की कैसी तस्वीर होगी उसकी एक झलक होगी। बिल्कुल। आपने देखा होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना, उज्जैन महाकाल का बनना। उसी सीरीज में एक राज्याभिषेक होगा जिसमें तमाम साधु संत मौजूद होंगे। पहले साधु संत आते रहे हैं लेकिन इस बार एक अलग से स्टेज उनके लिए बनाया गया है। और एक तरफ हमारी परंपरा संस्कृति, तो धर्म भी हमारे साथ, हमारी परंपरा संस्कृति भी हमारे साथ, और भारत का रजकण जिस हम मान कर जिस चलते हैं कि ये मिट्टी पवित्र है जिस पर हमने जन्म लिया है, वो भी एक साथ सारा अकला देखिएगा। दृश्य आजाद मैदान विहंगम दृश्य होगा। और आजाद मैदान क्यों वागीशा? आजाद मैदान के जगह पे पहले ये कहा जाता है कि ब्रिबॉर्न स्टेडियम हो सकता है, लेकिन आजाद मैदान का अपना महत्व है। यही वो आजाद मैदान है जहां कट्टरपंथी मुसलमानों ने शहीद स्मारक को तोड़ डाला था। तो वहां पर देवेंद्र भाऊ का शपथ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कहानी समाप्त नहीं होती। अब तक तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कौन शपथ लेगा, कौन मंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। मोदी युग के इकलौते ऐसे भाजपा नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 चुनाव भाजपा को अपने राज्य में जितवाए हैं। कोई दूसरा नेता नहीं पूरे भारत में। योगी आदित्यनाथ भी एक चुनाव हारे, कभी जीते, लेकिन लगातार 3 चुनाव में नेतृत्व किया और बीजेपी को जिताया है। वो इकलौते देवेंद्र फडणवीस हैं। आप तो बार बार कहते आए हुए ना कि इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है। और अभी मैंने कहा कि शपथ ग्रहण के साथ ही आगे की कहानी शुरू होगी। पर्सनल लॉस है 2 नेताओं का। देवेंद्र फडणवीस का शपथ लेना महाराष्ट्र के 2 नेताओं का व्यक्तिगत नुकसान। पहले नेता है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी। एक बनी बनाई पार्टी, एक बनी बनाई विरासत बाला साहब ठाकरे उन्हें सौंप कर गए थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन सके, इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। पार्टी टूट गई, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बदल ली, ये भाजपा का साथ छोड़ दिया। 25 सालों का साथ था, 25 सालों का साथ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस शपथ न ले सके मुख्यमंत्री पद की। लेकिन हुआ क्या? देवेंद्र फडणवीस आज फिर शपथ ले रहे हैं, तो सोचिए उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा जिसे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।
और दूसरा एक और बड़े नेता हैं शरद पवार, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 30 साल से 40 साल से शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बने हुए थे और लगता था कि सबको मतलब सबके नचावत राम गोसाई वही हैं जो हर पार्टियों को नचा रहे हैं, सब कुछ सेट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल में देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार का सारा तिलिस्म तोड़ दिया, उनकी पार्टी तक तोड़ दी, उनके खुद के भतीजे को अपने साथ लेकर आ गए। सोचिए, जो आदमी महाराष्ट्र की दूसरी पार्टियों को डिक्टेट करता था, आज स्वयं उसकी पार्टी टूट गई, उसका भतीजा आ गया, करारी हार हुई इलेक्शन में। अब सिर्फ वो शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, सिर्फ 2 बच गए। बताइए कि ये दोनों कितना बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है। तो मोरल जो होता है ना राजनीति में, आत्मविश्वास, मोरल बहुत मायने रखता है। देवेंद्र फडणवीस ने उन दोनों को सिर्फ हराया नहीं बल्कि उनका मनोबल तोड़ दिया है, बिल्कुल अंदर तक हिल गए हैं दोनों। और इसका देखिएगा परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ये तो मैंने बताया कि क्या इंपैक्ट होगा। अब आगे की कहानी, मैंने बार बार एक चीज कहा है कि जिस दिन देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे उसी दिन से महाराष्ट्र की राजनीति का अगला चैप्टर शुरू होता है। अब देखिए, एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना बाला साहब की विरासत बिल्कुल भाजपा के साथ आ गई है। देवेंद्र फडणवीस चेहरा मिल गया है। अजीत पवार मराठा शरद पवार की विरासत मिल गई है। तो जिस सरकार के साथ आदरणीय बाला साहब ठाकरे की विरासत हो, जिस सरकार के साथ शरद पवार की विरासत हो, जिस सरकार के साथ विनायक दामोदर सावरकर की विरासत हो, शिवाजी महाराज की विरासत, कल सबकी तस्वीर लगेगी। मैं अभी बोल रहा हूं, देखिएगा शपथ ग्रहण समारोह में विनायक दामोदर सावरकर भी रहेंगे, उस सावरकर को जिनको महाराष्ट्र की धरती पर जाकर राहुल गांधी ने भला बुरा बोला था। बिल्कुल शिवाजी महाराज भी रहेंगे। बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी वहां पोस्टर जो तस्वीर लगी रहेगी, तो वो मैसेज भी है। और अगला चैप्टर शुरू होता है जैसे ही सरकार बनेगा। देखिएगा घोषणाएं, ये बीएमसी जहां से शिवसेना की शुरुआत की थी, पहली बार जब शिवसेना शुरू हुई थी तो बाला साहब ठाकरे यूनियन नेता थे। उस वक्त 3 नेता थे, शरदराव जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस और बाला साहब ठाकरे। ये 3 नेता मुंबई के बड़े मिल मालिकों के खिलाफ ये लेबर यूनियन चलाते थे। बाला साहब ठाकरे राइट विंग, जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी और शरद जोशी का सर कोई पता है कि क्या था, लेफ्टिस्ट। अब हुआ क्या है कि 1985 में भाजपा और शिवसेना एक साथ आते हैं। पहली बार इस देश में हिंदुत्व को लेकर प्रयोग होता है विले पार्ले के उपचुनाव में। और इसकी परिणति कहां पहुंचती है? बीएमसी जीतने की। पहली बार बीएमसी जीता था जी। इसलिए बीएमसी के जीत के साथ देवेंद्र फडणवीस उन तमाम किंतु परंतु पर विराम लगाना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की असली विरासत किधर है, मुंबई पे बीएमसी में कौन है, शरद पवार की पार्टी किसकी तरफ है। अब उधर जो बच गई है वो उजड़ी सल्तनत के बादशाह बच गए हैं। उनकी हालत वही हो गई है कि महल पर आक्रमण हो गया है, सारा सोना चांदी लूट के चला गया है जी। अब शाहजहां बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कहां गया नौकर, मेरे जूते पहनाओ ताकि मैं भाग खड़ा हूं। तो सोचिए कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा इंपैक्ट है। और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के लिए कल का दिन कितना बड़ा है। कल का दिन 5 दिसंबर, 6 दिसंबर को अयोध्या में पराक्रम हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को एक ढांचा था जिसे हटाया गया था। और बाला साहब ठाकरे याद आएंगे 6 दिसंबर को, विनायक दामोदर सावरकर याद आएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी याद आएंगे, राम जन्मभूमि आंदोलन याद आएगा और उसके साथ ही याद आएगा मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट। तो स्टेज बिल्कुल सेट है वागीशा। तो पंकज जी, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के बड़े बड़े सूरमाओं के बीच देवेंद्र फडणवीस बड़े सूरमा बनने की राह पर है, क्योंकि जहां बाल ठाकरे की तस्वीर लगा करती थी, हालांकि उनकी तस्वीर तो कल दिखाई देगी, लेकिन अब मैंने देखे कि कल महाराष्ट्र में कितने ही दिनों से एक बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं देवा भाव करके। देखिए, आपका जवाब मैं थोड़ा अलग तरीके से दूंगा जी। भाजपा हमेशा जोड़ियों में काम करती है। अटल आडवाणी की जोड़ी, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी,
एक और जोड़ी तैयार हो गई है, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी। दोनों पॉपुलर चेहरे, दोनों के पास दो सबसे बड़े राज्य संख्या के लिहाज से, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जमीन पर गजब की पकड़, दूसरा दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गजब की पकड़। दांव पेच असली चाणक्य महाराष्ट्र की अगर राजनीति का कोई है तो आज देवेंद्र फडणवीस से ये साबित हो गया। भाजपा को एक नए चाणक्य की भी तलाश थी। सर, जिसने कहा था इंटरव्यू में, मैं तो सीएम रेस में हुई नहीं, मैं तो अपने आप को गिनता ही नहीं हूं। देखिए, एक और जोड़ी तैयार हो गई है और पॉपुलर जोड़ी है देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी बात बता दी है सर आपने जनता को। मुझे लगता है मोदी अमित शाह के बाद अगली पीढ़ी। दोनों यंग हैं, कम एज है दोनों का, और दोनों के अचीवमेंट्स देखिए। एक ने शरद पवार को पछाड़ा है, मात दी है, और दूसरे ने मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज को पछाड़ा है, अब मात दी है। सर, दो क्या अचीवमेंट है? की राजनीति भी, भविष्य भी लगभग अंधेरे में डाल दिया शरद पवार का भी। नहीं, और जितने परिवारवादी पार्टियां थी, देखिए ना, योगी आदित्यनाथ ने, आज अखिलेश यादव लाख ये करे वो करे, लेकिन अंत में तो कंक्लूजन यही है ना कि वो लगातार हारे हैं चुनाव। और उद्धव ठाकरे कितना भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन अंत में तो कंक्लूजन यही है ना कि बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद लगातार हारे हैं वो चुनाव। तो दोनों जो सल्तनत थी, पारिवारिक सल्तनत, दोनों को ध्वस्त किया है दो नौजवानों ने। एक गोरखनाथ पीठ का मठाधीश है और दूसरा नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमीन से निकला हुआ नेता है। बिल्कुल। तो फिर से गोरखनाथ और नागपुर का कनेक्शन भी है दोनों में। दो अगर धर्म ध्वजाएं अगर सबसे पहले जहां लहराई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो पहली शाखा केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में लगाई थी, और दूसरी शाखा अगर महाराष्ट्र के बाहर कहीं लगी थी तो वो उत्तर प्रदेश में लगी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जब उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आपस में हाथ मिला लेते हैं तो आप सोचिए, और सीटों की संख्या के लिहाज से देखिए, 48 और 81, तो इन दोनों का भी इंपैक्ट होगा, राजनीतिक इंपैक्ट भी आप समझिए। तो एक नए धूमकेतु का उदय, वो तो बहुत पहले हो गया था, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और तमाम विपरीत परिस्थितियों में प्रूव किया है। ये इसका इंपैक्ट जो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण होगा, उसका इंपैक्ट देखिएगा आगे आने वाले चुनाव पर होगा। मुंबई फतह कर लिया है, अब दिल्ली की बारी है। जनवरी में दिल्ली भी तो जीतना जरूरी है ना सर? बिल्कुल। और बीएमसी सबसे अमीर महानगर पालिका है, वो 60,000 करोड़ का एनुअल बजट है, 60,000, कई राज्यों के बजट से ज्यादा बड़ा है। और जिस पार्टी का बीएमसी पे कब्जा, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग, इसीलिए शिंदे को इग्नोर नहीं कर पा रही लगता है बीजेपी। नहीं, देखिए, एकनाथ शिंदे तो मजबूत है मुंबई में, कोंकण क्षेत्र में, मुंबई ठाणे में मजबूत है। वो जो पूरा पट्टी है, कोंकण की पट्टी है, जिसमें रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, 3 जिले उधर, मुंबई और ठाणे, ये जो 5 आते हैं, ये 5 कोंकण पट्टी में ही आते हैं, समंदर के किनारे में। और इस पट्टी पर एकनाथ शिंदे का फिलहाल मजबूत स्थिति है, और इससे पहले बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तो शिवसेना की मजबूत स्थिति रहा करती। लेकिन कहा जा रहा है कि ठाकरे की काट यदि बीएमसी में करनी तो शिंदे ही एक आदमी है। नहीं, अब तो प्रूव्ड हो गया। देखिए, अब तो सरकार इनकी रहेगी, व्यवहार से, आइडियोलॉजी से, किस तरह काम करते थे। बाला साहब ठाकरे क्या फेसबुक चैट करते थे या लाइव करते थे? नहीं, उन्होंने मुंबई के हर गली मोहल्ले में शिवसेना की शाखा बनाई। बिल्कुल। और आप जाइए, शिवसेना की शाखा में जाकर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराते थे, वहां एक शिवसैनिक बैठा रहता था और वहां का प्रभारी रहता था। ठीक एकनाथ शिंदे ने वही रणनीति अपनाई है। आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखती है, गली मोहल्लों में दिखती है, और उद्धव की शिवसेना ट्विटर लाइव पे और फेसबुक लाइव पे दिखती है। जमीन पे तो एकनाथ शिंदे हैं। सर, ये भी दूसरी चीज है कि हम लगातार देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं, ताजपोशी की बात कर रहे हैं,
कल उनकी ताजपोशी होगी शाम 5 बजे। और जैसा कि आपने बताया कि बीएमसी जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात से भी नहीं नकार सकते हम कि शिंदे ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। केंद्र में आप देख रहे हैं, बीएमसी में तो जीत अगर कहें तो सबसे बड़ा श्रेय शिंदे को ही जाएगा क्योंकि वहाँ पर वो मजबूत है, लेकिन केंद्र में भी तो तीसरे बड़े घटक दल के नेता है शिंदे। जहाँ पर टीडीपी के पास 16 है, नीतीश कुमार के पास 12 है, तो शिंदे के पास 7 सांसद हैं। तो वहां पर भी मोदी जी शिंदे साहब को इग्नोर नहीं कर सकते। शिंदे साहब को इग्नोर नहीं कर सकते। एक और खेला चल रहा है महाराष्ट्र में वागीशा। अब ये चुनाव परिणाम आ गया तो शरद पवार के पास जितने भी सांसद थे उनका मनोबल बहुत डाउन है और अजीत पवार से बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है। हमने बीच में खबर चलाई थी कि शरद पवार का एक आदमी देवेंद्र फडणवीस से मिलने गया है, चलाई थी कि नहीं जी? वो हमने कहा था कि शरद पवार कोई खेल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सांसद देवेंद्र फडणवीस से इसलिए मिले थे कि वो सारे सांसद में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाला बदलना चाहते हैं जी। तो शरद पवार की पार्टी एक बार और टूटेगी। अजीत पवार उस काम में लगे हुए हैं और कई सांसद पाला बदलेंगे तो केंद्र में बीजेपी भी मजबूत होगी और अजीत पवार का भी स्कोर बढ़ेगा। हो सकता है कि अजीत पवार एक शिंदे के एक मंत्री केंद्र में मंत्री पद उन्हें दिया जाए एक आदमी को। सर मुझे तो ये भी लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस कहीं शरद पवार को भी न ले आए या उनके विधायक शरद तोड़ के पवार न ले आए। शरद पवार हाँ नहीं, सांसद आ रहे हैं, अजीत पवार लगे हुए उस काम में। ठीक कुछ है। लोग हैं जिन्होंने बातचीत भी की है, देवेंद्र फडणवीस से भी बातचीत की है, अजीत पवार से बातचीत की है। एक पर्याप्त संख्या हो जाए ना, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, तो कल शाम 5 बजे का इंतजार है। आजाद एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कल शाम 5 बजे शाम 5 बजे शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा। क्या बात है, बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया है। इसीलिए मैंने वो लाइन दोहराई थी सबसे पहले कि मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊँगा, और देवेंद्र फडणवीस लौट कर आ गए। इतनी सारी बाधाएं आई लेकिन उसको पार कर कर देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि जिसके पास जनाधार होता है वही नेता बनता है, जिसके पास जन समर्थन होता है वही नेता बनता है। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की पसंद भी देवेंद्र फडणवीस थे। ये उन्होंने 6 महीने पहले ही क्लियर कर दिया था एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा है जो कि बेदाग सरकार चला सकता है। इतना बड़ा डिमोशन, अपने सम्मान को छोड़कर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो तभी से जी पंकज जी कहिए। नहीं, आपने कहा कि जिसके पास जनाधार है वो नेता है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस युग में जिसके पास धैर्य है वो भी नेता है। आप समझिए, ये आदमी की सत्ता गई, उसके बाद इसने तमाम कोशिशें की, बहुमत हासिल किया, उसके बाद भी केंद्र से निर्देश आता है कि आप डिप्टी सीएम बनो, वो भी बर्दाश्त किया। जो विष पिए वही नीलकंठ है, इसलिए उन्हें महादेव कहते हैं। और आपने वो जोड़ी बता दी, मुझे लगता है कि अब उस पर तो बात करनी पड़ेगी, योगी और फडणवीस की जोड़ी। तो बिल्कुल कल शाम तक का इंतजार करते हैं, देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है। होगा तो बहुत खास, क्योंकि कल ही पंकज जी ने अभी बताया कि शिवाजी महाराज ने भी शपथ, आप यही बोला आपने? नहीं, मैंने ये कहा कि शाम 5 बजे ही शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था। और मैंने ये भी बताया कि 22 राज्यों के मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया है, 100 से ज्यादा देश के जाने माने संतों को इनवाइट किया गया है, और हर देश का कल्चरल एक्टिविटी चलता रहेगा। 3 स्टेज बनाए गए हैं। एक मुख्य स्टेज होगा जहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे ठीक बगल में सारे संत आशीर्वाद देंगे, जितने भी संत धर्मात्मा जो होंगे वो, और तीसरा देश की संस्कृति की झलक होगी, और सामने लोगों का समंदर होगा, हुजूम। तो बिल्कुल हमें भी इंतजार है कल का। आप भी देखिए और आप भी अपनी राय कमेंट कर इस वीडियो में जरूर रखिए। धन्यवाद।